नमस्कार दोस्तों, हेलो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शब्दों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों के बाद अब बारी आती है देशज शब्दों की। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द दो शब्दों के मेल से बना है दोस्तों। एक है देश और एक है ज जन्म का द्योतक है। देश में जब ज लग गया तो इसका मतलब हो गया देश में जन्मा। जैसे जल में ज लग जाता है तो जलज होता है, उसका मतलब होता है जल में जन्मा। अगर पंख में ज लग गया, पंकज हो गया, तो उसका मतलब है पंख में जन्मा, यानी कि कमल। उसी प्रकार देशज यानी देश में जन्मा। तो वैसे शब्द जिनका जन्म देश ही में हुआ है उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। हिंदी या इसकी उपभाषाओं में उपयोग में आने वाले वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत का पता नहीं है, बल्कि वे बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित और प्रचलित हो गए हैं। तत्सम शब्दों में हमने पढ़ा था कि वे संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों से अपभ्रंश होकर के बने हैं, लेकिन देशज शब्द इनके स्रोत का कोई पता नहीं है दोस्तों। वे अपने आप बोलचाल के आधार पर बन गए हैं और उसी आधार पर आवश्यकता के अनुसार प्रचलित होते चले गए। हमारे देश में कहते हैं कि कुछ कुछ दूरी पर ही भाषा बदल जाती है, बोलियां बदल जाती हैं। तो हिंदी से कई उपभाषाएं विकसित हुई हैं। उन उपभाषाओं या क्षेत्रीय बोलियों में कई सारे ऐसे शब्द आवश्यकता के अनुसार बन गए हैं जो प्रयोग में आते आते कालांतर में काफी प्रचलित हो गए हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है। आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार उनका निर्माण देश में ही हुआ है। तो देशज शब्द क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हैं जिनका जन्म क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार देश में ही हुआ है, अतः इन्हें देशी शब्द भी कहते हैं। इनके उदाहरण कई हैं। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए, जैसे थैला, लोटा, गुदड़ी, खिड़की इत्यादि। इन शब्दों के आप स्रोत ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। न तो ये संस्कृत के शब्द हैं और न ही तत्सम से तद्भव होकर के बने हैं, बल्कि ये अपने ही प्रकार के अलग तरह के शब्द हैं जो आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार बन गए हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार परिस्थिति के अनुसार इनका निर्माण हो गया है। आज के वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत सारे देशज शब्दों को संकलित किया है। आज हम उनका वर्गीकरण भी जानेंगे और उनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया को भी समझेंगे। इस सारणी में हमने देशज शब्दों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं अनुकरण वाचक और एक होते हैं अनुकरण रहित। आप जानते हैं कि अनुकरण का अर्थ होता है किसी के पीछे पीछे चलना। तो जिन देशज शब्दों का निर्माण वास्तविक ध्वनि के आधार पर हुआ है उन्हें अनुकरण वाचक कहते हैं। यानी जो देशज शब्द किसी वास्तविक ध्वनि का अनुकरण करते हुए बने हैं उन्हें अनुकरण वाचक कहते हैं। और जो देशज शब्द बिना किसी ध्वनि के अनुकरण के अपने आप बन गए हैं और जिन देशज शब्दों के निर्माण के आधार का पता नहीं चलता उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। तो पहले हम अनुकरण वाचक देशज शब्दों को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, इस कॉलम में देशज शब्द हैं और उसके बगल वाले कॉलम में उनके निर्माण के स्रोत हैं। पहला अनुकरण वाचक देशज शब्द देखिए, भोंपू। दोस्तों, भोंपू एक भारी आवाज वाले बाजे को कहते हैं जो ऐसी आवाज निकालता है कि लगता है वो भोंपू ये स्वर उच्चारित कर रहा है। अगला शब्द है कलकल। पानी के बहने की आवाज को कलकल कहते हैं दोस्तों। ये वास्तविक ध्वनि के आधार पर बना हुआ शब्द है। यदि आप किसी नदी के किनारे खड़े हों, वहां पे पानी का बहाव अगर आप सुन पाए तो आप पाएंगे कि कल कल जैसी ध्वनि निकल रही है। किसी पात्र यानी किसी बर्तन में पानी रखा है
और उस पात्र के हिलने से यदि पानी भी हिलता है तो छल छल जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये शब्द छल छल प्रचलित हो गया। खन खन, धातु के टुकड़ों विशेषकर सिक्कों के टकराने की आवाज को खन खन कहते हैं दोस्तों। बहुत सारे सिक्कों को लेके अगर हम हिलाएं, वे सिक्के जब आपस में टकराते हैं तो वास्तव में खन खन की ही ध्वनि निकलती है। ऐसा लगता है कि सिक्के खन खन बोल रहे हैं। सिक्कों के टकराने की आवाज के लिए ये शब्द खन खन प्रचलित हो गया। इसी प्रकार टन टन, भारी धातुएं जब आपस में टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि टन टन का स्वर निकल रहा है। इससे ये शब्द टन टन प्रचलित हो गया। आगे देखिए दोस्तों, छम छम या छन छन। जब पायल या घुंघरू की आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि वो छम छम का या छन छन का स्वर उच्चारित कर रही है। इस प्रकार ये शब्द छम छम या छन छन प्रचलित हो गया, प्रचलन में आ गया। फिर है डम डम। प्लास्टिक के डब्बे या डफली के जो बजने की आवाज आती है वो डम डम की आवाज कहते हैं उसे। जब इस तरह की आवाज आप सुनेंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि वास्तव में ड और म की ध्वनि उच्चारित हो रही है। इस वजह से ये शब्द प्रचलन में आ गया है। उसी प्रकार टप टप, कठोर सतह पर तरल बूंदों के गिरने की आवाज अगर आप सुने तो एक टप टप की ध्वनि उच्चारित होती है। विशेष तौर से आंसुओं के टपकने की आवाज के लिए टप टप शब्द का इस्तेमाल प्रचलन में है। सरसर, हवा या किसी जीव के, खासतौर से सांप इत्यादि के वेग से चलने की आवाज को सरसर कहते हैं। जब तेजी से हवा या कोई सांप वगैरह तेजी से गुजरता है तो हम पाते हैं कि एकदम स्पष्टतः सर सर की आवाज कानों में आती है। उसी आवाज से प्रेरित होकर ये शब्द बना है सरसर। अगला शब्द है ठक ठक। किसी ठोस वस्तु पर दूसरी ठोस वस्तु से प्रहार करने से जो आवाज आती है उसे ठक ठक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लकड़ी पर अगर हम कील ठोक रहे हैं तो वो जो आवाज आती है वो वास्तव में ऐसे लगती है जैसे ठक ठक, इस तरह की आवाज निकल रही है। इसी से प्रेरित होकर ये शब्द प्रचलन में आ गया है। उसी प्रकार खटपट, ठोस सामानों के आपस में टकराने की आवाज को खटपट कहते हैं। जब एक साथ कई सारे सामान रखे हों, बर्तन हो या किसी और तरह के सामान रखे हों और वे आपस में टकराते हैं तो जैसे लगता है कि खटपट की आवाज निकल रही है। दो व्यक्तियों के बीच खटपट होना एक तरह का मुहावरा भी है जिसे हम मुहावरों वाले वीडियो में पढ़ सकेंगे। अगला शब्द है ढम ढम। ढोलक आदि के बजने की आवाज को ढम ढम कहते हैं दोस्तों। ढोलक के बजने की जो आवाज होती है वो लगता है कि स्पष्ट रूप से ढ और म ढम ढम का उच्चारण कर रही है। उसी से प्रेरित होकर ये शब्द बन गया है ढम ढम। काव काव, आपने कौवे को बोलते हुए सुना ही है दोस्तों। जब वो बोलता है तो स्पष्ट रूप से काव काव की ही आवाज निकलती। उसी से प्रेरित होकर ये शब्द काव काव प्रचलन में आ गया है। ठाई ठाई, बंदूक से गोली छूटने की आवाज को ठाई ठाई कह के संबोधित करते हैं दोस्तों, क्योंकि सामान्यतः बंदूक से जब गोली छूटती है तो इस तरह की आवाज आती है कि लगता है जैसे ठाई शब्द का उच्चारण हो रहा है। उससे प्रेरित होकर ये शब्द ठाई ठाई प्रचलन में आ गया है। इसी प्रकार आंधी चलने की आवाज साए साए, जब हवा आंधी के रूप में चलती है तो साए साए की आवाज आती है दोस्तों, और ये शब्द साए साए प्रचलन में आ गया है। मेढक के बोलने की आवाज टर टर। मेढक जब बोलते हैं तो बड़े स्पष्ट रूप से आवाज आती है टर टर। उससे प्रेरित होकर मेढक के बोलने की आवाज के रूप में ये शब्द टर टर प्रचलन में आ गया है।
अगला शब्द है धड़ाम। किसी भारी वस्तु के ठोस सतह पर गिरने की आवाज को धड़ाम कहते हैं। बिल्कुल, जब कोई भारी चीज जमीन पर गिरती है तो इसी तरह की आवाज आती है और उसी से प्रेरित होकर यह शब्द धड़ाम प्रचलन में आ गया है। और एक शब्द देखिए धम्म। जब कोई झटके से बैठता है तो कहते हैं कि ये धम्म से बैठ गया। छपाक, पानी में कूदने की आवाज या किसी ठोस वस्तु से पानी के टकराने की आवाज जब आती है तो वो छपाक शब्द का उच्चारण करती है। उससे प्रेरित होके ये शब्द छपाक प्रचलन में आ गया है। थूकना। दोस्तों, थूक फेंकने के दौरान मुंह से जो आवाज निकलती है उससे ये शब्द प्रचलन में आ गया है। फूंकना। दोस्तों, होठों से हवा रोक के फिर झटके से बाहर निकालने की आवाज को फूंकना कहते हैं। अगला शब्द है भौंकना। ये भी कोई तत्सम या तद्भव शब्द नहीं है दोस्तों। ये कुत्ते के बोलने की आवाज है। जब कुत्ता बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो भौं भौं का उच्चारण कर रहा है। उसी से प्रेरित होकर ये शब्द भौंकना प्रचलन में आ गया है। दोस्तों, पानी पीने के दौरान जब हम गले से पानी को गटकते हैं तो गले से एक गट गट की आवाज निकलती है। उससे प्रेरित होकर ये शब्द गटागट प्रचलन में आ गया है। इसी प्रकार खटखटाना। सामान्यतः दरवाजा बजाने को खटखटाना कहते हैं दोस्तों। पहले दरवाजे के बाहर एक सांकल लगी होती थी लोहे की, उससे दरवाजे को बजाया जाता था, पीटा जाता था, जिससे खटखट की आवाज उत्पन्न होती थी। उसी से प्रेरित होकर खटखटाना शब्द प्रचलन में आ गया है। हिनहिनाना। घोड़े के बोलने की आवाज यदि आप सुने तो आपको लगेगा कि वो हिन 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 ऐसी ही ध्वनि निकल रही है। उससे प्रेरित होकर हिनहिनाना शब्द प्रचलन में आ गया है। मिमियाना। बकरी के बोलने की आवाज। बकरी की आवाज मैं ऐसे होती है। उससे प्रेरित होकर ये शब्द मिमियाना प्रचलन में आ गया है। थपथपाना। किसी ठोस वस्तु से ठोस वस्तु को धीरे धीरे बजाने की क्रिया को थपथपाना कहते हैं। जैसे टेबल पर यदि हम हाथ को धीरे धीरे बजाएं तो एक थप थप की ध्वनि निकलती है। उसी से ये शब्द थपथपाना प्रचलन में आया है। किटकिटाना। दांतों के बजने की आवाज। जब दांत बजते हैं ठंड से तो किट 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 की आवाज आती है, तो उसे किटकिटाना कहते हैं। तो उससे किटकिटाना शब्द प्रचलन में आ गया है। पक्षी जब अपने पंखों से हवा में तेजी से गति करते हैं, फड़ 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 जैसी एक आवाज आती है पंखों की, उससे फड़फड़ाना शब्द प्रचलन में आ गया है। फुफकार। सांप के बोलने की आवाज। सांप भी एक फूंकने जैसी ध्वनि निकालते हैं, जिसे सांप की फुफकार कहते हैं और ये शब्द प्रचलन में आ गया है। खुसुर फुसुर। यदि कोई बहुत धीमे स्वर में बात करता है तो बात के शब्द स्पष्ट नहीं होते हैं और एक खुस फुस इस तरह की आवाज आती है। उससे प्रेरित होकर खुसुर फुसुर शब्द प्रचलन में आ गया है। कुरकुरा। एक प्रकार के ठोस और करारे खाद्य पदार्थ जब हम उन्हें खाते हैं तो वो दांतों में जब टूटते हैं तो एक कुरकुर की ध्वनि आती है। उससे प्रेरित होकर कुरकुरा शब्द हिंदी में देशी शब्द के रूप में प्रचलन में आ गया है। तो ये थे दोस्तों अनुकरणवाचक देशज शब्द। अब देखिए अनुकरण रहित देशज शब्द। जिन देशज शब्दों के निर्माण के आधार का पता नहीं चलता उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए काका, ये कोई तत्सम या तद्भव शब्द नहीं है, इसका आधार भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन पिता के भाई को काका कहते हैं। उसी प्रकार बाबा, इस शब्द का भी कोई आधार मालूम नहीं है, लेकिन कभी पिता को या कहीं कहीं दादा को या किसी वृद्ध व्यक्ति को बाबा कह के संबोधित करते हैं। झाड़,
पेड़ को झाड़ भी कहते हैं। उसी प्रकार तोंद, फूले हुए पेट को तोंद कहते हैं दोस्तों। इस शब्द की उत्पत्ति का भी कोई आधार नहीं है, ये आवश्यकता अनुसार अपने आप प्रचलन में आ गया है। इसी प्रकार थैला या झोला, ये भी शब्द प्रचलन में है। और देशज शब्द देखिए, झंडा, अंटा, ठेठ, लाला, लोटा, डाभ, टोटी, कौड़ी, ठुमरी, हुनगी, घोटाला, झुग्गी, खटिया, डकार, खर्राटा, चपटा, कपास, लुगदी और इसी प्रकार कई सारे शब्द जैसे धक्का, मुक्का, लकड़ी, टक्कर, बकबक, जगमग, झिलमिल, बिलबिलाना, तिलमिलाना, लपलपाना, ऊटपटांग, गड़बड़। इसी प्रकार और भी कई सारे शब्द जैसे धक्का, मुक्का, लकड़ी, टक्कर, बकबक, जगमग, झिलमिल, बिलबिलाना, तिलमिलाना, लपलपाना, ऊटपटांग, गड़बड़ इत्यादि देशज शब्द हैं। आशा है दोस्तों इस वीडियो से देशज शब्दों के बारे में आपकी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अगले वीडियो में हम विदेशज या विदेशी शब्दों का अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें दोस्तों, और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।